एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। देश में बढ़ती महंगाई के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आगाह किया है। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने सरकार से देश की जनता की रक्षा के लिए अब कदम उठाने का अनुरोध भी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग को कुचल दिया था। उन्होंने कहा कि ये महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज्यादा है। खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कोविड ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सरकार ने सोमवार को आंकड़ा जारी किया। उसके मुताबिक कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.07% पर पहुंच गई। इस दौरान थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 13.11% हो गई। यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूसी आक्रमण के बाद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि ने थोक मूल्य सूचकांक पर विपरीत असर डाला है। राहुल गांधी की तरफ से सरकार को आगाह किया है कि बढ़ते आने वाले वक्त में ये बढ़ती महंगाई आम जनता को बहुत परेशान करने वाली है और इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बात की जाए लगातार बढ़ रही महंगाई की, तो जिस तरीके से खाद्य पदार्थों के मूल्य में 22% के करीब की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जो लगातार पेट्रोल है, कच्चे तेल के दाम है, उनमें वृद्धि भी देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। और इसी बीच में कांग्रेस नेता यहां पर सरकार को आगाह करते नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया भर में उथल पुथल मचा दी है। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इस युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच में आज यानी कि शनिवार को एशिया में क्वाड के दो अहम साथियों जापान और भारत के बीच अहम बातचीत होगी और अहम रणनीतिक मंथन और चर्चा के लिए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 19 मार्च की दोपहर भारत पहुंच रहे हैं और पीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहली बार आज भारत आएंगे। जापानी पीएम 19 मार्च की दोपहर यानी कि आज भारत पहुंचेंगे और रविवार 20 मार्च की सुबह रवाना हो जाएंगे। इस दौरान वो 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर जापान के पीएम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में रूस यूक्रेन के बीच में चल रही जंग को लेकर भी बातचीत की जाएगी। बता दें कि किशिदा इससे पहले भी भारत दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन तब जापान के विदेश मंत्री थे। बीते कुछ सालों में किशिदा पीएम मोदी से 4 बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं पीएम बनने के बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 में भारत के पीएम से फोन पर बात की थी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में शाम 5 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात होगी। बातचीत के बाद दोनों नेता जहां मीडिया कैमरों से रूबरू होंगे, तो वहीं अनेक अहम समझौतों पर दस्तखत की तैयारी भी यहां पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है वो थम जाए, शांति वार्ता के साथ इस युद्ध के पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि अब तक देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार रूस हमला कर रहा है और ऐसे में यूक्रेन पूरे तरीके से बर्बाद होने की कगार पर है। तो बाकी देश ये चाहते हैं कि इस तरीके की समस्या ना आए, ताकि वहां का किस लोगों के अलावा बाकी जो देशों पर भी इसका असर पड़ रहा है वो ना पड़े। और इसी बीच में जापान के पीएम से भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। चर्चा की जाएगी हैदराबाद हाउस में। दोनों के बीच में चर्चा होगी, बातचीत की जाएगी। तमाम और मुद्दों को लेकर समझौता होने की बात भी कही जा रही है। कई और ऐसे समझौते हैं जिन पर दस्तखत किए जाएंगे।
कि जापान के पीएम से आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात होगी, करीब 5 बजे मुलाकात होगी और इस दौरान कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जापान के प्रधानमंत्री, आज पहुंचेंगे और इसके बाद कल शाम तक वो रवाना हो जाएंगे और इस दौरान रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि शीदा का ये भारत में पहला दौरा नहीं है, इससे पहले भी वो विदेश मंत्री के तौर पर यहां पर दौरा कर चुके हैं और पिछले कुछ वक्त में करीब 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन G23 खेमा संतुष्ट नजर नहीं आया। 2 दिनों में बड़े बड़े नेताओं की 2 मीटिंग से देश की राजनीति में हलचल बढ़ गई, लेकिन फिर सोनिया गांधी एक्टिव हुई। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात फिक्स हुई और मुलाकात के बाद लगता है कि जैसे सारे विवाद ही फिलहाल के लिए फिक्स कर लिए गए हों। कुछ दिनों पहले ही G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद 2 दिनों तक G23 की 2 मीटिंग हुई। फिर भूपेंद्र हुड्डा के जरिए सोनिया गांधी से नाराज गुट की मीटिंग तय की गई और कल जब गुलाम नबी आजाद सोनिया से मिलकर मीडिया के सामने आए तो कहा कि पार्टी नेतृत्व से कोई नाराजगी ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं उठा। जब सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी तो हम सभी लोगों ने उनसे कहा कि आप बतौर अध्यक्ष कामकाज करिए, क्योंकि जब पार्टी के चुनाव होंगे उस वक्त देखा जाएगा, इस बारे में तब बात होगी। अभी तो पार्टी के चुनाव ही नहीं हो रहे, तो पार्टी में कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तभी देखा जाएगा जब चुनाव होंगे और पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का फैसला करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। आज तो पार्टी अध्यक्ष की कोई जगह खाली ही नहीं है। सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया। देखो, क्वेश्चन अभी तो लीडरशिप का कोई सवाल नहीं आया था। जब मिसेस गांधी ने ऑफर किया था तो हम सब लोगों ने इनसे किया कि आप कंटिन्यू कीजिए, जब क्योंकि जो हमने पार्टी के इलेक्शन करने हैं वो उस वक्त बात होगी। अभी तो पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे, कुछ महीनों में होंगी। उस वक्त कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा वो उस वक्त के जो वर्कर्स हैं वो फैसला करेंगे। आज तो पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जो मिसेस गांधी ने वर्किंग कमेटी में ऑफर किया था कि अगर आपको नहीं चाहिए तो हम छोड़ देते हैं, तो हम सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो किसी भी सोच का हो, सब ने मिलके हमने कहा कि नहीं मिसेस गांधी आप कंटिन्यू कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सुझाव हैं और ठीक करने को संगठन के लिए। वो सुझाव हमने तब दिए थे और वो सुझाव देते हैं। No, we have already, that was decided already in the working committee that she should continue. That is not the issue. Nobody has said that Mrs. Gandhi should just quit. Let me tell you very clearly that we decided in the working. तो गुलाम नबी आजाद से मुलाकात हुई सोनिया गांधी की, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद की तरफ से ये कहा गया कि पार्टी के जो नेतृत्व है उससे G23 नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस बार पर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही बात उन्होंने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के लिए नहीं कही है। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि G23 के नेताओं का मानना है कि खासकर राहुल गांधी के लिए कि उनकी भूमिका की वजह से जो कांग्रेस का आज हाल है ये उनकी भूमिका की वजह से हुआ है और अब किसी गैर गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ऐसे में गुलाम नबी आजाद और ये बगावती सुरों को लेकर जिस तरीके से पार्टी के अंदर बातें हो रही थी उसको लेकर अब सोनिया गांधी ने एक तरीके से एक्शन में नजर आई हैं और कंट्रोल करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की गई, भूपेंद्र हुड्डा से बातचीत के बाद तय हुआ कि दोनों की मुलाकात होगी और अब ये बातचीत होने के बाद जब गुलाम नबी आजाद कल बैठक से बाहर निकले, कैमरों के सामने आए, तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि पार्टी नेतृत्व से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। G23 के नेताओं को सोनिया गांधी के अध्यक्ष बने रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि ऐसा ही वो राहुल गांधी के लिए नहीं मानते और उनका मानना है कि गैर गांधी जो है उसको अब पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।
वहीं अब खबर कर्नाटक से, जहां के तुमकुर जिले के पावागड़ा में के पास एक बस के पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई और छात्रों सहित 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला है कि चालक की तरफ से वाहन पर से नियंत्रण खो देने के बाद 60 यात्रियों को ले जा रही बस पलट गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 20 घायलों में से 8 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बीते सुबह ही राज्य के कुलबुर्गी में भी सड़क हादसा हुआ, जहां बुलरागी गांव के पास एक कार पेड़ से टकरा गई। इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी थी कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान बाबा साहेब, छाया, कोमल रानी और अनव बड़े के रूप में हुई थी। सभी मृतक महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार यात्री गनकपुर के दत्तात्रेय मंदिर में से दर्शन करके लौट रहे थे। वहीं हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग यहां पर घायल हो गए थे। घटना नाइस रोड पर पूर्वाकरा अपार्टमेंट के करीब घटी थी, जिसमें तेज रफ्तार और धुंध की वजह से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। सभी लोग एसयूवी कार में सवार थे। कार की रफ्तार काफी तेज थी। धुंध की वजह से रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से कार के आगे चल रहे कंटेनर ट्रक ने कार को पीछे से धक्का मार दिया और कार को पीछे से बस ने टक्कर मार दी। ट्रक और बस के बीच में आगे पीछे से लगी टक्कर से एसयूवी कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये कहें कि पिछले कुछ वक्त में कर्नाटक में लगातार भीषण हादसे देखने को मिले हैं, तो ये बात कहीं से भी गलत नहीं होगी, क्योंकि लगातार इस तरह के जो हादसे हैं उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, काफी लोग घायल भी हुए हैं। और ये तुमकुरपुर में भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां पर 8 लोगों की मौत और 20 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल पा रही है। हालांकि ये कोई पहला हादसा नहीं है। हाल फिलहाल में वहां पर कई हादसे जो है सामने आ चुके हैं और इसमें काफी लोगों की मौत हुई है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। बता दो, घायलों को बेंगलोर अस्पताल के जिला कलेक्टर पाटिल के पास ले जाया गया। वहीं फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस और आपातकालीन टीमें पहुंची हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें, तुमकुर जिले के पावागड़ा के पास एक बस के पलटने से 8 लोगों की मौत हुई। 20 लोग से जो फिलहाल ताजा आंकड़े मिल पा रहे हैं उसमें 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों में काफी छात्र भी हैं और कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को फिलहाल बेंगलोर अस्पताल के जिला कलेक्टर पाटिल के पास ले जाया गया। वहीं फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस और आपातकालीन टीमें पहुंची हुई। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, पिछले सप्ताह भी राज्य के कुलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा हुआ था। इस एक्सीडेंट में एक कार पेड़ से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे का शिकार हुए सभी मृतक महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक यात्री गगनपुर के दत्तात्रेय मंदिर से लौटे हुए थे। तो एक बार फिर वहां पर सड़क हादसा हुआ। बस पलटने से छात्र समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोग से ज्यादा अभी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। सभी को जो घायल है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कई लोग भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जो अभी इलाज चल रहा है और ऐसे में आशंका ये है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। समेत 8 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए हैं और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि हादसा इतना भीषण था, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आशंका ये है कि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से मौत के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक युवक के हुड़दंग से मचाने से करीब 3 से 4 लोग घायल हो गए। ताजा मामला दिल्ली के प्रेम नगर थाना इलाके के सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने
होली के त्योहार में खलल डालते हुए जमकर उत्पात मचाया। दरअसल पूरा मामला प्रेमनगर पार्ट 3 के दुर्गा चौक के पास अमन एनक्लेव का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोग इलाके में भजन कीर्तन कर रहे थे कि तभी एक शख्स आया और उसने कीर्तन को बंद करने की बात कही। जब लोगों ने भजन कीर्तन बंद करने से इनकार कर दिया तो वो आग बबूला हो गया और लोगों पर पत्थरबाजी करने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद वो धारदार हथियार लेकर आ गया और एक व्यक्ति पर हमला करके उसे घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रेमनगर थाने में पहुंचकर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। यह हालांकि हैरान करने वाली खबर है कि इतनी सी बात पर कोई कितना ज्यादा गुस्से में हो सकता है। होली के मौके पर इस शख्स ने जमकर उत्पात मचाया, पत्थरबाजी की, धारदार हथियार से हमला करके एक शख्स को घायल भी कर दिया। अमन एनक्लेव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि जहां पर हमले में 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। प्रेमनगर के पार्ट 3 में अमन एनक्लेव की ये पूरी घटना है, जहां पर कीर्तन कर रहे थे कुछ लोग और एक शख्स वहां पर पहुंचा और उसने वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ये कहा कि आप यहां से कीर्तन ना करें, जिसके बाद लोगों ने जब मना किया तो वो आग बबूला हो गया और पत्थरबाजी करने लग गया। 2-3 घंटे के पूर्व में मतलब जैसे कि मतलब मैं कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर आया, स्नान करके कपड़े पहन ही रहा था कि वैसे ही अरविंद प्रधान जी का, संजीव जी हैं यहाँ पर, उनका फ़ोन आया 1-2 पड़ोसियों का और मैं तुरंत वहाँ से दौड़ कर जब मैं आया यहाँ पर तो मैंने जो यहाँ का जो सिस्टम देखा है अभी कि भाई एक कोई फिरोज नाम का कोई है यहाँ पर जो आए दिन यहाँ पर आतंक फैलाता है और मैंने देखा उसके हाथ में कुछ धारदार कुछ हथियार भी था और जिससे मतलब वो सब पे वार कर रहा था। जो सुनने को जो अपने को जो भी आया है कि ये सभी लोग बिहार के मतलब निवासी हैं और लोकगीत इस प्रकार से ढोल मंजीरे के साथ ये लोग भजन कर रहे थे और सुनने में आया कि भाई वो रुकवाने का प्रयास कर रहा था कि आप यहाँ शोर शराबा ना करो, इस भजन को बंद करो। और उस फिरोज ने जब इन लोगों ने जब बंद नहीं किया तो उसने पहले पत्थरों से पहले बरसात किया, पत्थर मारा है। सुनने में आया कि 4-5 लोग भी थे और जब इन लोगों ने जब बंद नहीं किया उस भजन को, उसके बाद फिर उसने चाकू था या क्या था, इस उसी धारदार हथियार से जो कुनाल है उस पे हमला बोला। एक चीज जानना चाहूंगा जी कि इतने सारी आबादी होने के बावजूद भी एक लड़का, क्या आप सबों पे भारी पड़ी है? देखिए यदि शस्त्र यदि किसी एक के पास होता है, यदि कोई भी हथियार, यदि अभी मेरे पास ही कोई हथियार अभी आ जाए तो मैं लगभग 100 लोगों पर मैं भारी पड़ सकता हूँ। तो उसी प्रकार से यदि उसके हाथ में हथियार था, पत्थर थे उसके हाथ में, तो हो सकता है अभी 5-10 लोगों पे भारी पड़ गया हो। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, तो उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आप पुलिस थाने ने आज 100 नंबर पे कॉल पे यहाँ पर जो प्रधान जी हैं इस कॉलोनी के, अरविंद प्रधान जी, उन्होंने क्या किया, अरविंद प्रधान जी ने 100 नंबर पे कॉल किया। जब मैं स्वयं यहाँ पर आया तो 100 नंबर पे कॉल किया, लेकिन 100 नंबर की कॉल आज बिल्कुल बिजी है, वो लग नहीं पा रहा है। उसके बाद फिर बीट का जो बीट अफसर है यहाँ का, उसका नंबर था प्रदीप का और हमने उन्हें फ़ोन किया। वो तुरंत आए तो ज़रूर, लेकिन यहाँ से कुछ जब तक जो अपराधी था वो भाग चुका था यहाँ से, फिरोज नाम का। और उसके बाद फिर जो कुणाल था जिसको चोट लगी हुई है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम तुम्हारा बिना दिल्ली पुलिस के या बिना कंप्लेंट किए हम आपका जो भी मेडिकल है या एमएलसी है हम नहीं करेंगे, पहले आप पुलिस वालों को लेकर। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, अभी तक कोई इस वारदात की कोई भी अब तक। वहीं ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन सोसाइटी में कुछ अज्ञात लोगों ने बिना किसी सूचना के सोसाइटी के अंदर घुसकर एक फ्लैट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। फ्लैट के मालिक का कहना है कि कुछ लोग बिना सिक्योरिटी को बताए हुए जबरन फ्लैट के अंदर घुस आए और उनका सामान बाहर फेंकने लगे। उन्होंने बताया कि उनके साथ हाथापाई भी की गई। 2 से 3 महिलाएं और एक पुरुष सीसीटीवी कैमरे में देखे गए। पीड़ित फ्लैट मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 10:30 बजे घंटी बजी। मैं दरवाज़ा जब खोला तो 2 औरतें थी, मैं नहीं जानता उनको, ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके साथ 2 आदमी और थे और फोर्सफुली गंदी तरह से घुस आए और फिर उनका जो साथ में जो लोग थे जो सामान रख रहे थे वो गुंडा टाइप के थे कि आप रास्ते से हट जाइए, आप बाजू हट जाइए। और अब जैसे हम बोलते हैं गंदी लैंग्वेज में बात करना, और फिर दिखाने के लिए वो लेडी आके अंदर बैठ गई कि नहीं आप ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो। बोला कि मैम आप अंदर कैसे आ सकती हैं, ऐसे मैं आपको नहीं छू सकता।
तो फिर मैंने पुलिस 100 में फ़ोन किया, लेकिन वो जो उनके साथ जो लोग थे, वो ऐसे उनका एटीट्यूड ये था कि मैं उनको बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे मारने पीटने के उद्देश्य से आए हो या, तो वो ये था कि आप बैठ जाइए, कि नहीं तो आप बाजू हट जाइए, नहीं तो मतलब वो जैसे ऐसे बाल बाल करके कि गुंडा टाइप के जैसे लोग होते हैं ना, वो लोग थे। और मतलब आपको नुकसान हो जाएगा, तो ये नुकसान हो जाएगा का मतलब क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ उनसे। तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने क्या अभी तक कहा? नहीं, तो पुलिस लोग आए, उन लोग वो एक ऑर्डर देख रहे थे, और उसके बाद बोले कि इसका आपको वो देना होगा। मैं बोला कि ये घर में तो हम लोग रह रहे हैं इतने सालों से, और ये हमारा हम ओन करते हैं। तो फिर उसके बाद बीटा से भी पुलिस वाले आए, और उनने बोला कि मैम आप ऐसे कैसे आ सकते हैं, आप जो भी हो। उनमें से एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोले कौशल करके हैं, और ये मैं विनीता गौतम हूँ। बोले आप जो भी हो, आप कोई भी हो, आप ऐसे नहीं घुस सकते। आप हम उस पर्पस के लिए हैं। देयर इज़ ए वे, देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल। मैं बोला कि मैं वही, हमारे को तो कुछ भी अंदाज़ा भी नहीं है। बोलते नहीं, हमारे को रहना है यहाँ पे। तो बोला आप कैसे, आपको रहना है, आपके पास जो भी ऑर्डर है उसके लिए पुलिस है जो उसको कार्रवाई करके देगी, आपको करके देंगे, और इनको भी हक बनता है। ये सिविल केस है, इसमें आप ऐसे जोर ज़बरदस्ती करके किसी के यहाँ उसको धमकाने के लिए आप आके, उनने बोला उनको कि आप ऐसे आके किसी को धमका के आप अंदर नहीं घुस सकते उनको ज़बरदस्ती करके। हम लोग को लॉ नहीं पता उतना, लेकिन आई थिंक पुलिस वाले 2 जेंट्स, उनको मैंने एंट्री के लिए बोला, उन्होंने एंट्री नहीं करी। उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया, फिर मैंने मैडम जी को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपने मुझे बताया नहीं है, आपके यहाँ गेस्ट आए। उन्होंने ऊपर फ़ोन कर दिया सिक्योरिटी ऑफिसर में, वो फिर आ गए पुलिस वाले, और वो अच्छा बस यही बात थी। अच्छा, जो लोग थे वो पहले भी आए हैं कभी? वहीं विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर ललकार जारी है। फिल्म ने 8वें दिन 100 करोड़ का कलेक्शन कर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स ने 8वें दिन की कमाई के मामले में आमिर खान की दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट कर लिखा, द कश्मीर फाइल्स ने इतिहास रच दिया। 8वें दिन फिल्म ने 19.15 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये कलेक्शन बाहुबली 2 के करीब है और दंगल से ज्यादा है। ये दोनों ही फिल्में आइकॉनिक हिट्स रही। द कश्मीर फाइल्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को 19.15 करोड़ रुपए कमाए। भारतीय बाजार में फिल्म का कुल कलेक्शन 116.45 करोड़ हो गया है, तो वहीं फिल्म दूसरे वीकेंड में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। द कश्मीर फाइल्स ने 8वें दिन सबसे ज्यादा कमाई की है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी डब की जाएगी। इसका मतलब पक्का है कि द कश्मीर फाइल्स को आने वाले हफ्तों में और भी शानदार कलेक्शन होने वाला है। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर सबसे मजेदार बात यह है कि सेकेंड वीक में फिल्म को पहले से ज्यादा स्क्रीनिंग मिली है। पहले दिन मूवी को 630 प्लस स्क्रीन्स मिली थी, लेकिन 8वें दिन 4000 स्क्रीन्स पर द कश्मीर फाइल्स दिखाई जा रही है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी ये फिल्म, ये कहानी काफी सराही भी जा रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 18% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2075 नए केस सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई। कल कोरोना के 2528 केस दर्ज किए गए थे। 149 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 4722 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 27802 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,352 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,61,926 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत सभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 181 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कल 5,84,177 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन 181,04,96,924 डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। सबसे पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था।
वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन ने कोरोना वायरस महामारी के मामले में एक बार फिर से तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार के तरफ से देश ने कोरोना वायरस संक्रमण के 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जो कि जनवरी 2021 के बाद से मृतक संख्या में दर्ज पहली बढ़ोतरी है। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमण में काफी मामले सामने आए। संक्रमण से 2 मौत उत्तर पूर्वी जिलिन प्रांत में हुई, जिसके बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 4638 हो गई। चीन में शनिवार को संक्रमण के 2157 नए मामले सामने आए थे, जो कि संक्रमण के सामुदायिक प्रसार से जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर मामले जिलिन प्रांत से सामने आए हैं। संक्रमण के प्रसार को लेकर रोकने को लेकर जिलिन प्रांत में यात्रा प्रतिबंधित कर दी गई है और लोगों को यात्रा के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया है। चीन के वुहान से 2019 के अंत में फैले संक्रमण के बाद से अब तक 4636 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों को अप्रैल 2020 में एक बार फिर अद्यतन किया गया। हालांकि भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2075 नए मामले सामने आए हैं। 71 लोगों की मौत हुई। कल कोरोना के 2528 केस दर्ज किए गए थे और 149 लोगों की मौत हुई थी, यानी कि आज कोरोना के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने विश्व शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने को लेकर अमेरिका चीन के संयुक्त सहयोग की अपील की। शी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित शिखर बैठक में बाइडेन से कहा कि शांति और विकास की मौजूदा प्रवृत्ति गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विश्व ना तो शांत है और न ही स्थिर है। यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देखना चाहते हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का चीन की तरफ से निंदा न करने को लेकर बीजिंग की अमेरिका की तरफ से की जा रही आलोचना के बीच में शी ने ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कि चीन और रूस के बीच में करीबी संबंध हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने शी को ये बताते हुए कहा कि संघर्ष और टकराव किसी के हित में नहीं। शांति और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महत्व देना चाहिए। शी ने ताइवान सहित कई मुद्दों को लेकर उथल पुथल के दौर में गुजर रहे चीन अमेरिका संबंधों को सही रास्ते पर लाने की अपील की है। रूस यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन है। इस दौरान रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रूस से चल रहे सैन्य अभियान के बीच में यूक्रेन के बेलिस्टार ऑटीओम दाइत्सन की मौत हो गई। 43 साल के दाइत्सन बीते गुरुवार को रूस की तरफ से चलाए जा रहे सैन्य अभियान में घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन की जानकारी समाचार पोर्टल पीपल ने दी। वहीं यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण वहां पर कई शहर तबाह हो चुके हैं और इस बीच में टेनिस खिलाड़ी फेडरर ने बड़ी मदद की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा, मैं और मेरा परिवार यूक्रेन में जंग की वजह से परेशान हो रहे बच्चों को देखकर व्यथित हैं। लिहाजा हमने फैसला लिया है कि यूक्रेन में बच्चों की मदद के लिए $5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए, देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।